विद्यार्थियों के की हिंदी में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और हमने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के बहुत सारे वीडियो बना कर के अपलोड किए हुए हैं। आप प्लीज़ वीडियो हमेशा पूरा देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सुनिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना है। हम लोग हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा को बातचीत कर रहे थे और हिंदी की जो तमाम बोलियां हैं उसके रूप है उस पर बातचीत कर रहे थे। उर्दू भी हिंदी भाषा का ही एक रूप है। बस उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोनों में इतना फर्क है और वहाँ फारसी के शब्दों की कुछ बाहुलता है, लेकिन लोक के तमाम शब्द दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है और कोई भी भाषा अपनी सरलता और सहजता के कारण ही लोकप्रिय भी होती है और जन जन की भाषा भी बनती है, आम आदमी की भाषा बनती है। अगर भाषा बहुत कठिन है तो समझिए कि वो लोक में बहुत समय तक टिक नहीं पाएगी या लोक का हिस्सा नहीं बन पाएगी। तो उर्दू में जो शब्द चलता है रेख्ता, रेख्ते का अर्थ होता है गिरी हुई। जैसे संस्कृत भाषा को सरल करके प्राकृत भाषा बनी उसी प्रकार और उस बाद में जो समा संस्कृत के जो नाटक है उसमें जो क्षुद्र पात्र है वो प्राकृत भाषा बोलता है और जो अभिजात्य जो एलिट जिसको हम कहते हैं ना कि श्रेष्ठ वह संस्कृत बोलता है। तो फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनाई गई या बनी उसको रेख्ता कहा जाता है। ठीक है। यह दिल्ली आगरा की दरबारी भाषा फारसी थी, तब दक्षिण के मुसलमानी दरबारों में उर्दू का प्रयोग होता था और उर्दू अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना होने लगी। लेकिन इसमें जो लोक भाषा जब आ जाती है तो इसको फिर रेख्ता कहा गया है। पहले इसको बहुत है समझा जाता था क्योंकि एलिट वर्ग जो थे ना वो हमेशा आम जो चीजें उनको हमेशा घटिया समझता है कि बेकार समझता है। लेकिन जब शायरों ने और तमाम लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया और ये लोकप्रिय होने लगी और मैंने कहा ना कि आम जनजीवन की जब भाषा बन गई तो उर्दू को भी उतनी ही लोकप्रियता मिली जितना कि हिंदी को मिली। और उर्दू की जो कविता है, शायरी है, आप सभी सुनते हैं, आपको पता भी है उसके बारे में कि गालिब ने कहा ना कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी हुए थे, अगले जमाने में कोई मीर भी हुए थे। तो ये कहने का मतलब यही है कि सिर्फ भाषा के कलाकार आप ही नहीं हैं, पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनका भी हमें मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम भाषा को एक महत्वपूर्ण भाषा में तब्दील कर पाएंगे। अब देखिए दक्षिणी हिंदी की बात बार बार की जाती है। दक्षिणी हिंदी को हिंदवी भी कहा जाता है और मोहम्मद तुगलक ने 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी कहते हैं, आपको मालूम होगा कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था उस जमाने में वो। और उस जमाने में राजधानी बदलना कितना मुश्किल रहा होगा और कितनी और उसके चक्कर में उसका कितना नुकसान हो गया और साम्राज्य किस तरह से नष्ट होता चला गया, उस स्थिति का भी आप अंदाज लगा सकते हैं। और उसी में बहुत सारी हिंदी भाषा जनता भी उसके साथ दक्षिण आती है, उस समय यहाँ से हैदराबाद आती है। निजाम के हैदराबाद में उत्तर भारत से आने वाले सैनिक, कर्मचारी, धर्म प्रचारक, व्यवसायी आदि हिंदी भाषी थे, जिसका संपर्क दक्षिण भारत की भाषाओं से होता है और उनके संपर्क में आकर जो भाषा बनती है उसी को हम दक्षिणी दक्षिणी हिंदी कहते हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग निजाम हैदराबाद के शासन में गए और वहीं बस गए और उनकी बोली फिर बाद में यही हैदराबादी भी कहते हैं, उसको दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है। फिर हिंदुस्तानी भाषा में कौन कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी और उर्दू जो मिश्रित जो भाषा है उसको आमतौर पर हिंदुस्तानी कहा जाता है। और गांधी भी इस भाषा को लेकर के चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा को ही देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, जिसमें क्योंकि ये होगा ना कि हिंदी उर्दू भी है और तमाम अन्य भाषाओं के शब्द भी आ जाएंगे तो उससे एक अलग ही भाषा बनेगी। और लेकिन वो दुर्भाग्य से वो सब घटित नहीं हो पाया और हिंदुस्तानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है ना।
तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उस लिहाज से भी भाषा के जो 3-4 स्वरूप हैं, अगर आप इनको समझ जाएँगे तो आपको भाषा जो हिंदी भाषा के बारे में जो तमाम तरह की शब्दावली चलती है, उसको जानने समझने में भी एक मदद हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर संचार माध्यम और हिंदी, आप जानते ही हैं संचार जो टेक्नोलॉजी में इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है और अब तो आप देखते हैं कि गूगल में किस प्रकार से हिंदी क्या दुनिया की तमाम भाषाएँ गूगल में मौजूद है। तो टेक्नोलॉजी के लिए तो भाषाएँ और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से एक-दूसरे की मददगार है, उनका कितना सहारा है, उनका कितना सरोकार है, वो सारी चीज़ें भी आप समझ सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज अनुवाद करना हो, संपर्क करना हो, संवाद करना हो, चैट जीटीपी जैसी चीज़ें आ चुकी है, एआई आ चुकी है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ चुका है ना? तो टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे लिए मददगार हो सकती है और हो रही है। अब सवाल ये है कि हम तकनीक का अपने लिए सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसकी सकारात्मकता भी होती है, उसकी नकारात्मकता भी होती है। कौन इसका किस तरह से किसके पक्ष में उपयोग कर रहा है, उपयोग कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो सारी चीज़ें उस चीज़ के आने और उसके उपयोग करने और न उपयोग करने पर ही निर्भर करता है। ठीक है? तो ये जो पूरा हमारा चैप्टर था या ये जो पूरी हमारी जो यूनिट थी, इसमें हम लोग हिंदी भाषा को लेकर के उसके विकास और उसकी पूरी ऐतिहासिक परंपरा पर बातचीत कर रहे थे। हमने अलग-अलग वीडियो बनाए हैं। आपको जब भी फुर्सत मिले आप प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम इसी प्रकार से यूजीसी नेट का जो पूरा सिलेबस है हम उसको कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए, अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, कमेंट करवाइए और इसको आगे प्रमोट करने में हमारी जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कीजिए। हम कोशिश ये करूँगा मैं कि किस तरह से सरल भाषा में आपके साथ संवाद किया जाए, बातचीत की जाए और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। ठीक है? अपना ख्याल रखिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आज आखा तीज भी है, तो नया साल भी शुरू हो रहा है। उस तरह से मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे त्योहार होते हैं, अक्सर नया साल शुरू हो जाता है, कुछ न कुछ नया चलता रहता है। लोक परंपरा में अलग चलता है, शास्त्र में अलग चलता है और संविधान में अलग चलता है, कानून में अलग चलता है ना? क्योंकि हर धर्म की अपनी एक रीति-नीति, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें उसने उसके ज्योग्राफिकल जो पूरा देखिए जो नियम बनते हैं या जो नियम बनाए गए उसके पीछे बहुत सारी रूढ़ियाँ भी है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल और समय के जो कारण होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती है ना, कि भाई ठंडा प्रदेश है तो उसकी जीवन शैली एकदम अलग होगी। जो गर्म प्रदेश है वहाँ अलग होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ की अलग होगी। जहाँ सूखा पड़ा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी, उसकी परंपराएँ, उसकी भाषा, उसका रहन-सहन, खान-पान सब अपने आप बदल जाएगा। तो ये देश की वाणी और भेष देश-भेष की बात हम करते हैं ना बार-बार, तो भेष, देश ये सारा कुछ इसी प्रकार से चलता है। तो उस पूरे बैकग्राउंड को भी हम समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं। किसी चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते हैं या फिर सुनते नहीं हैं या उसको समझते नहीं हैं, सीधा अपना ज्ञान देने लगते हैं या ज्ञान पेलने लगते हैं। तो ज्ञान पेलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से बात करना है, सुनना भी है और अपनी बात भी खुल के रखना है। बात सुननी भी है और बात पूरी तरह से सुनानी भी है सामने वाले को, ताकि गलतफ़हमियाँ कई बार क्यों होती है हम सबके बीच में? क्योंकि हम अपनी बात कहते नहीं हैं, अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं या फिर हम किसी की बात सुनते नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं आपसी रिश्तों में, दोस्तियों में, मित्रताओं में, घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में। तो हमेशा अपनी बात साफ कहनी है। हो सकता है सामने वाले को बुरा 1 बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा। अगर वो समझदार होगा तो आपकी बात को समझेगा और सही तरह से रिएक्शन करेगा। अगर वो समझदार नहीं होगा तो चीज़ें अलग दिशा में जाती है और जाएगी फिर। तो मैसेज कन्वे करने भी बहुत ज़रूरी होता है ना? और हमारे पढ़ने-लिखने, समझदार होने का मतलब ही है कि हम चीज़ों को सही तरह से हैंडल करें, अपनी बात जहाँ रखनी है वहाँ रखें, जहाँ नहीं रखनी है वहाँ नहीं रखें और खुल कर के बोलना, स्पष्ट बोलना बहुत ज़रूरी है।
किसी बात को, किसी मैसेज को कन्वे करना आवश्यक होता है हमेशा। और संभव हो जहाँ तक आदमी को चीटिंग उस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो सामने वाला नासमझ है, भोला है, इतना होशियार नहीं है, इतना चालाक नहीं है और आप पर भरोसा किया है, तो उसके भरोसे को कायम रखना चाहिए। ठीक है?